अच्छा जी, चलें एक्सरसाइज 1.1 अब स्टार्ट कर लें। तो एक्सरसाइज 1.1 का सबसे पहला जो सवाल है, इसमें हमने कुछ सेट्स दे दिए गए हैं और हमने हर सेट के लिए ये बताना है कि भाई ये सेट जो है क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। क्लोजर की प्रॉपर्टी बेसिकली वो होल्ड करता है कि नहीं करता। हाँ, तो हम हर एक सेट के ऊपर देखते जाते हैं। पहला वाला सवाल है कि भाई सेट जो कि है उसमें एक ही नंबर है और वो है ज़ीरो। तो ज़ीरो के लिए अब एक ही नंबर है तो उसको पहले अपने साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ज़ीरो इंटू ज़ीरो क्या आ जाएगा? ज़ीरो सेट में मौजूद है, हाँ जी मौजूद है। और ज़ीरो प्लस ज़ीरो वो आ जाएगा, ज़ीरो सेट में मौजूद है, हाँ जी मौजूद है। तो ये वाली बताती है कि मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है क्लोजर की। ये बताती है कि क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड कर रहा है। ठीक हो गया, काफ़ी सिंपल था, दूसरा कोई नंबर ही नहीं था तो टेस्ट केसेस ही हमारे पास थोड़े से हैं। इसी तरह अगर हमारे वन देख लें, इसमें भी दो ही टेस्ट केस होंगे क्योंकि नंबर एक ही है हमारे पास। तो एडिशन के लिए पहले देख लेते हैं कि भाई वन प्लस वन अपने साथ स्क्वायर करें, ये आता है टू, जो कि सेट में लाई नहीं करता है। तो एडिशन की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं की, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं है। और अब जो है हम दूसरा उसका देख लेते हैं कि भाई क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है या नहीं। तो उसको अपने साथ ही मल्टीप्लाई कर दें। तो वन इंटू वन वन आ गया। ये अब क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि ये सेट के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, इससे अगला पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है जिसमें कि सेट में हमारे पास है दो एंट्रीज हैं, ज़ीरो और माइनस वन। तो सबसे पहले वही करेंगे कि हर नंबर को अपने साथ चेक कर लेंगे, उसके मल्टीप्लाई यहाँ ऐड करके, और फिर दूसरे वाले के साथ। तो सबसे पहले ज़ीरो को ले लें आप। तो ज़ीरो को एडिशन क्लोजर रिस्पेक्ट टू एडिशन में पहले चेक कर रहा हूँ। तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो जो कि है वो ज़ीरो है, सेट में लाई कर रहा है, ठीक है। अब ज़ीरो वन में माइनस वन एडिड विद माइनस वन, ये है माइनस टू, सेट में लाई नहीं कर रहा, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं है। और अब मल्टीप्लाई करके देख लें दूसरों के साथ, जो कि है वो ऐड करके तो हमने देख लिया अपने साथ, इनके दूसरों के साथ भी ऐड करके देख लेते हैं कि ज़ीरो प्लस बाई माइनस वन जो कि है वो माइनस वन है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ये क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं रहा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमारे पास है ज़ीरो, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो के साथ, ज़ीरो है लाई कर रहा है अपने ही सेट में। फिर है हमारे पास माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस वन के साथ, वन आ गया, ये सेट में लाइन नहीं कर रहा। तो क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है इसकी वजह से, ये जो पॉइंट है। और इस वाले पॉइंट की वजह से हमने देखा था कि भाई क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं है। पार्ट फोर पे आ जाएं। पार्ट फोर में है दो नंबर हैं हमारे पास, वन और माइनस वन, वन और माइनस वन। ठीक है, तो सबसे पहले आप कर लें, पहला नंबर उठा लें वन, अपने साथ स्क्वायर करें, वन प्लस वन टू आ गया, सेट में लाई नहीं कर रहा, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं है। आप यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं कि भाई एक प्रॉपर्टी आ गई जो कि नहीं बता रही, कि अगर नहीं वाला केस पहली प्रॉपर्टी में ही आ जाए तो आप कह देंगे कि भाई क्लोजर रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं है। लेकिन अगर आप सारे स्टेप करना चाहें तब भी कोई मसला नहीं। तो मैं माइनस वन को फिर ऐड कर लेता हूँ माइनस वन के साथ, माइनस टू आ गया, बताता है क्लोजर रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं है। वन को ऐड कर लेता हूँ माइनस वन के साथ, ज़ीरो आ गया, बताता है क्लोजर रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ की कलेक्टिवली, इन तीनों की वजह से क्लोजर रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं कर रहा। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो हमारे पास है कि वन जो कि है एक नंबर है और एक है माइनस वन, तो पहले वन को वन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मेरे पास आ गया वन, सॉरी, वन मल्टीप्लाई कर लिया वन के साथ ही, ये हमारे पास आ गया वन, सेट में लाई कर रहा है। इसी तरह अब हम माइनस वन को मल्टीप्लाई कर लें माइनस वन के साथ, ये भी है वन, ये भी सेट में लाई कर रहा है। और अब पहला वाला नंबर वन, इसको मल्टीप्लाई करें दूसरे वाले नंबर माइनस वन के साथ, ये आ गया माइनस वन, ये भी सेट में लाई कर रहा है। तो तीनों प्रॉपर्टीज से हमने देखा कि भाई ये भी सेट में है, ये भी सेट में है और ये भी सेट में है। तो चूंकि तीनों सेट में है तो क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। क्वेश्चन टू शुरू कर लेते हैं। इसमें हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, हर इक्वेशंस के लिए हमने बताना ही होगा कि बस इस वाले में कौन सी वाली प्रॉपर्टी जो कि है वो यूज़ की गई है। तो सबसे पहले है फोर प्लस नाइन इक्वल नाइन प्लस फोर, ये आपको याद होगा कि हमने पढ़ी थी
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसको हम लिखते थे कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है। ये उसी तरह 4 + 9 इज इक्वल टू 9 + 4 है, तो यहाँ पे कौन सी यूज़ हुई है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकेंड पार्ट हमने तब मैंने बताया था कि भाई एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि आप ब्रैकेट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, एडिशन में मैटर नहीं करता कि आप किस सीक्वेंस में ऐड करेंगे, इसलिए आप ब्रैकेट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ये कहता था कि आप ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसने देखें यहाँ से ब्रैकेट्स इस जगह पे शिफ्ट कर दिए और कोई चेंज नहीं है। तो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो कि है यहाँ पे लगा हुआ है। अगले पे आ जाएं तो अगेन ब्रैकेट शिफ्ट हो रही हैं सिर्फ, और कोई चेंज नहीं है। तो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। पार्ट 4 में हम देख रहे हैं कि भाई एक नंबर है, उसके अंदर उसने एक ज़ीरो ऐड किया और फिर वही नंबर आ गया। ठीक है, ये क्या होता था? ये होता था हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी कि कोई नंबर जो है उसमें आप ज़ीरो ऐड करेंगे तो वो नंबर वापस आ जाएगा। ठीक है, इसी अगले पार्ट पे देखें, ये है कि एक नंबर है, उससे आपने 1 मल्टीप्लाई किया और वो नंबर आ गया। तो ये कौन सी आइडेंटिटी थी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कि भाई जिस भी नंबर से अगर आप 1 मल्टीप्लाई करेंगे और वो रियल नंबर का नंबर है तो वो वापस 1 आ जाएगा। अगला है, एक नंबर है और उसी का नेगेटिव नंबर आप ऐड कर रहे हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं इसको कि a प्लस माइनस ए आप कर रहे हैं, तो हम आपके पास रिजल्ट एंड रिजल्ट जो है ज़ीरो आ रहा है। तो ये क्या है? एडिटिव इनवर्स के कोई भी नंबर उसी की नेगेटिव के साथ जो है जब ऐड होगा तो आंसर ज़ीरो आएगा। अगेन वही सवाल है कि ए जो कि है वो ऐड हो रहा है माइनस ए के साथ, बस इन्होंने ए प्लस माइनस ए को फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया और लिख दिया ए माइनस ए। तो ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। इससे अगले पार्ट पे चले जाएं, पार्ट नंबर 8 है कि हमने सिर्फ ऑर्डर जो कि है उनको स्वैप किया हुआ है। मतलब कि हमने मेरे पास लिखा होता था कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये कम्यूटेटिव लॉ था मल्टीप्लिकेशन का। तो इन्होंने इधर भी ये देखें, ए अगर अंडर टू और बी अंडर 5 है तो हमने इनको बी सी ए सॉरी बी ए होता है यहाँ पे। तो ए अगर अंडर टू था और बी अगर अंडर 5 था तो उन्होंने ए की जगह बी और बी की जगह ए लिख दी है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आगे हमारे पास ए इंटू बी माइनस सी है, और ब्रैकेट से मल्टीप्लाई पहले हो रहा था और बाद में उन्होंने ब्रैकेट्स को खोल दिया और एक अंदर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमें पता है ये क्या होता था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के आप जो कि है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, कि भाई अगर दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं जैसा कि इधर बी और माइनस सी ऐड हो रहे हैं तो उसके ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं कि भाई ए इधर चला जाएगा और ए ए जो है इधर भी चला जाएगा माइनस सी के साथ भी। आगे चलें तो अगेन मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत ही हो रही है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस दफ़ा z इधर है तो z यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, और यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ इधर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है जी? सिंपल ब्लैक ब्रैकेट शिफ्ट हो रही हैं। ब्रैकेट शिफ्ट होने में हमने कहा था कि क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ होता है, और नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। इधर क्या हो रहा है कि एक नंबर बाहर है और वो अंदर मल्टीपल नंबर जो ऐड हो रहे हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो आपने बजाय इसके कि अंदर वाले सारों को ऐड कर लेते, आपने बाहर वाले नंबर को सब के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ यहाँ और यहाँ। ये होता था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं जो कि इनइक्वालिटीज़ के हैं, और हमने हर एक पार्ट के अंदर ये बताना है कि इसके अंदर प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है। जैसे कि पहले हमने देखा था इक्वालिटीज़ के लिए, ये इनइक्वालिटीज़ के लिए। अच्छा, अब इसमें इनइक्वालिटीज़ तो वैसे ही बहुत आसान है इनकी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि दो एक तो प्रॉपर्टीज़ हैं जो यूज़ होती हैं, एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जितने भी प्रॉपर्टीज़ का इसमें हम जिक्र करेंगे वो सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्डर हैं, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था जब हमने पढ़े थे ये प्रॉपर्टीज़। आपने एक नज़र उनको रिवाइज़ करना है तो रिवाइज़ कर लें, उसके बाद यहाँ पे आ जाएं आगे। और तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हर एक सवाल में दो ही, जैसे कि मैंने बताया, प्रॉपर्टीज़ मोस्टली यूज़ होंगी। एक मल्टीप्ली एडिटिव प्रॉपर्टी, दूसरी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो आप बेशक ये भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर की प्रॉपर्टीज़ और आगे उसका सबसेट लिख दें कि भाई ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर है। सपोज अगर आपने बताना है तो आप लिख दें इसको इस तरीके से कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, पहले आप ये लिख दें और उसके बाद आप लिख दें कि भाई ये ऑर्डर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ है इनइक्वालिटीज़ की। ठीक है, और अगर आपने इस तरह नहीं लिखना चाहते तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई अगर कहीं भी लिखना है तो एडिटिव आप लिख सकते हैं
प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, मतलब कि मैं ये टर्म्स जो हैं दोनों इंटरचेंजेबली में भी यूज़ करूँ, सवालों में भी इसी तरह आप भी लिखते हुए भी, इनमें से जोन सी आपको पसंद आए आप लिख सकते हैं उस टाइम, जो भी आपके जहन में आ जाए, दोनों ठीक है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर इसी तरह सेम, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ और ब्रैकेट में मल्टी ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ भी लिख सकते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर भी इसको लिख सकते हैं। तो पार्ट वन शुरू करते हैं। पार्ट वन में हमने ये देखना है कि भाई देखा है उसने कि -3 इज़ लेस दैन -2 को उसने बना दिया है कि 0 इज़ लेस दैन 1। तो हर पार्ट पे जब भी मैं करूँगा तो तरीक़ेकार हमारा ये होगा कि हम ये करेंगे कि पहले हम एडिटिव प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करेंगे उस आंसर को लाने के लिए। अगर तो वो आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर डेफिनेटली मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी, तो वो लगा के वो आंसर इंशाल्लाह आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है -3 लेस दैन -2। मैं देख ही रहा हूँ कि अब दोनों तरफ अगर -3 है और -3 से मैं ये देखता हूँ कि इधर 0 बन रहा है, तो -3 से 0 कैसे बन सकता है एडिटिव से? एडिटिव से 0 ऐसे बन सकता है कि हम इसमें 3 ऐड कर दें दोनों तरफ। तो मैं ज़रा करके चेक कर लेता हूँ कि -3 लेस दैन -2 है, मैं दोनों तरफ अगर 3 ऐड कर लूँ तो इधर 3 आ जाएगा, यहाँ पे -2 प्लस 3 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 इज लेस दैन 1। ये तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर से बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो प्रॉपर्टी लगी हुई है दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। सेकंड पे आ जाए -5 है लेस दैन -4। अगेन मैं देखता हूँ कि भाई -5 है, एक तरफ -4 है, मैं अगेन उसी तरीके से इसको बनाने की कोशिश करूँगा कि इधर -5 है, इसको मैंने 20 बनाना है, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा 25। 25 प्लस इधर आ जाएगा -5 है सच ही, और लेस दैन -4 इधर भी मैं ऐड कर दूँगा 25। तो ये बन जाता है 20 इज़ लेस दैन, और ये आ जाएगा 21। तो ये तो नहीं यहाँ पे आया हुआ, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे बता रही है कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आप देखें तो यहाँ पे जो साइन है ना वो चेंज हुआ हुआ है। कि इधर देखें, अगर ये यहाँ से आप यहाँ जाएं, ये देखें यहाँ इस जगह के ऊपर माइनस का साइन, लेस देन का साइन है, जबकि इस जगह पे देखें तो ग्रेटर देन का साइन है। तो साइन तो हमने देखा था सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में चेंज हो सकता है। अब मैं इसको करके भी देख लेता हूँ कि अगर -5 है, इससे 20 बनाना है, कैसे होगा कि इसको मल्टीप्लाई बाय -4 करें। तो मैं इस तरफ भी इसको मल्टीप्लाई बाय -4 कर देता हूँ, लेस देन -4 है, इसको इस तरफ भी मल्टीप्लाई -4 कर देता हूँ, ये बन जाएगा 20। और चूँकि हमने -4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो जाएगा, इज़ ग्रेटर देन 16। ठीक हो गया। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर है, सेकेंड जो पार्ट है हमारा। थर्ड वाला है 1 इज़ ग्रेटर देन -1, और पहली बात साइन चेंज नहीं हुआ तो शायद एडिटिव ही हो। तो एडिटिव चेक कर लेते हैं कि हम दोनों तरफ अगर -4 करें तो मुझे लग रहा है कि आ जाएगा, तो हम इसको करके देख लेते हैं कि 1 इज़ ग्रेटर देन -1, और आप -4 कर दें। 1 -4 इज़ ग्रेटर देन -1 -4, ये आ जाएगा -3 इज़ ग्रेटर देन -5, जो कि हमारा यहाँ पे आंसर है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर है, क्योंकि दोनों तरफ कोई नंबर ऐड करके इस नंबर को बनाया जा सकता है। इसमें देखते हैं ए लेस देन 0 और -a इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। कैसे कि यहाँ पे एक तो चीज़ मुझे ये नज़र आई कि साइन चेंज हुआ हुआ है, और दूसरी चीज़ मुझे नज़र आई कि इधर जो है वो लेस देन का साइन था और इधर ग्रेटर देन का साइन था, और डेफिनेटली ये लग इस तरह रहा है कि इसने -1 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है। अगर मेरे पास होती ए लेस देन 0 और -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो इधर आ जाएगा -a, साइन जो कि है वो चेंज हो जाएगा कि नेगेटिव से आपने मल्टीप्लाई किया है, और 0 इंटू -1, तो -a इज़ ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, जो कि ये है। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर लगी हुई है पार्ट 4 में। पार्ट 5 देख लें। a इज़ ग्रेटर देन b implies that 1 over a is लेस देन 1 over b। इस पार्ट के ऊपर भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर लगी हुई है। वो कैसे कि a इज़ ग्रेटर देन b है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि a इज़ ग्रेटर देन b इक्वल टू है, अगर मैं इक्वल टू बल्कि ना लिखिए, मैं इसकी दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर लूँ 1 ओवर ए बी, तो 1 ओवर ए बी इज़ ग्रेटर देन इंटू ए इज़ ग्रेटर देन बी इंटू 1 ओवर ए बी। ठीक है। अब हम कहते हैं कि भाई बी, ए इस तरह कट गया, बी इस तरीके से कट गया, तो 1 ओवर बी इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर ए, और इसको अब रीअरेंज कर लें तो 1 ओवर ए इज़ लेस देन 1 ओवर बी, जो कि आपका आंसर है। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी असल में इधर लगाई कि जो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, के आपने दोनों तरफ 1 ओवर ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया। लास्ट पार्ट है इसका कि ए इज़ ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज दैट माइनस ए इज़ लेस देन माइनस बी।
अगेन एक तो साइन चेंज हुआ हुआ है, तो मुझे इससे ये नज़र आ रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो सकती है। मैं चेक कर लेता हूँ कि ए इज़ ग्रेटर देन बी है, तो मैं अगर -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा -a, साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन 0 के नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो इस लेस देन, और इस तरफ बन जाएगा -b, और यही हमारा इस साइड पे इक्वेशन में है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि भाई ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुई हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एडिशन के कुछ बहुत ही सिंपल से बेसिक से लॉज हैं जो कि हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, उनको प्रूव करना है कि ये किस तरीके से आ गए या ये करेक्ट हैं। तो आप ये प्रूफ मेरे साथ करेंगे। तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को भी लेके राइट हैंड साइड लेके आ सकते हैं, और राइट हैंड साइड को भी लेके लेफ्ट हैंड साइड लेके आ सकते हैं। मुझे जो रादर सिंपलर तरीका लगता है वो लगता है कि मैं राइट हैंड साइड को उठाऊँ और उससे इस वाले सवाल में मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँ। तो राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल टू है ए प्लस बी और सी के। ठीक है, इससे अगर आप देखें तो हमने कहा था कि भाई कोई भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको हम इस तरीके से अलग करके लिख सकते हैं कि मैं इसको लिख दूँ ए प्लस बी इंटू 1/c। ठीक है, अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर लगाएं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि ब्रैकेट में जाके ये 1/c अलग अलग मल्टीप्लाई हो सकता है ए के साथ और बी के साथ। तो यह आ जाएगा a/c प्लस b/c, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड से हमने शुरू किया, लेफ्ट हैंड साइड हम ले आए, तो हैंस प्रूव्ड आप कह सकते हैं। इसी तरह अगर आप उल्टा जाना चाहें, मतलब कि आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाना चाहिए, तो आप पहले ये वाला पार्ट लिख लेंगे। इसके बाद आप कहेंगे कि भाई मैं 1/, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत मैं 1/c को कॉमन ले सकता हूँ, और ये वाला स्टेप आ जाएगा। और जब आप 1/c को कॉमन ले लेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके इकट्ठा लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा। तो इट्स रादर सिंपल मेरे ख्याल में कि अगर आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट लें, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको वो वाला सिंपल लगता है तो आप उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इधर वे ये करेक्ट ही होगा। पार्ट 2 इसका कर लेते हैं। अगेन ये मुझे रादर सिंपलर लगेगा अगर मैं इसको राइट हैंड साइड से शुरू करूं, और प्रीटी मच द सेम स्टार्ट होगा, थोड़ा सा बाद में चेंज हो जाएगा। लेकिन जितनी आपने प्रॉपर्टीज़ अब तक देख ली है, मेरे ख्याल में आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड हम लिख लेते हैं, यह है ए डी प्लस बी सी होल डिवाइडेड बाई बी डी। ठीक है, अब ये चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगेन जैसे हमने पहले पिछले सवाल में किया उसी तरीके से मैं कहता हूँ कि इसमें मैं 1/bd को अलग लिख सकता हूँ बाहर। और अब इसको देखते हुए मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लेता हूँ। तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर लगाऊँ, बेसिकली मैंने इस फॉर्म में जाना है, तो मुझे ये पता है कि यार जो मेरे पास जो नंबर्स हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हैं, मतलब a/b प्लस c/d, मतलब प्लस के साथ अलग अलग, इसलिए मुझे पता है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इधर लगाऊंगा। तो ए डी ओवर बी डी आ जाएगा हमारे पास एक, यहाँ आप इसको स्टेप बाय स्टेप अगर लेके आएँ तो आपके ए डी इंटू 1/bd आ जाएगा, प्लस बी सी इंटू 1/bd आ जाएगा। अब मैं इधर अगर मैं लगाऊं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मुझे इसको रीअरेंज करने की इजाज़त देती है। मैं कह सकता हूँ कि ये ए डी इंटू 1/db है, और इसी तरह मैं इसके ऊपर भी लगा लेता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि सी बी इंटू 1/bd है। ये मैंने कैसे किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के मैंने कहा कि भाई बी सी सी बी के इक्वल है और बी डी डी बी के इक्वल है। ठीक हो गया, इसी को आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। सो अब हम क्या करते हैं कि मुझे अब ये नज़र आ रहा है कि d इंटू 1/d और b इंटू 1/d मैंने पिछले स्टेप में अलग किए हैं, ताकि मैं इन पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लगा सकूं। तो अब मैं इनके ऊपर एसोसिएटिव लॉ लगाता हूं ताकि मैं इनको अलग कर सकूं। एसोसिएटिव लॉ से मैंने ब्रैकेट्स को शिफ्ट कर दिया, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर को एक्चुअली मैंने शिफ्ट कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि भाई 1/d को अब पहले मल्टीप्लाई करना चाहूँगा, तो ये इस तरीके से हो गया। इसी तरह मैं इधर भी करूँगा कि मैं b इंटू 1/b को पहले मल्टीप्लाई करना चाहूँगा, तो मैं b इंटू 1/b कर लेता हूँ, इंटू 1/d अलग आ जाएगा। इसमें अब जो प्रॉपर्टी है हमारी जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सॉरी इन्वर्स, वो ये बताता है कि भाई अगर d इंटू 1/d है तो ये 1 आ जाएगा, तो ये a इंटू 1 बन गया इंटू 1/b, और प्लस इसी तरह b इंटू 1/b भी 1 बन गया, तो ये आ गया इंटू 1/d। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कहती है कि कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही रहता है, तो इंटू 1 1 ही रहेगा, और ये 1/b आ गया, प्लस c इंटू 1 भी 1 ही रहेगा, तो ये साथ इसके 1/d आ गया। अब बस आप सिंपली इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये a इंटू 1/b a/b हो जाएगा, और c इंटू 1/d c/d हो जाएगा, जो कि थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने प्रूव कर लिया कि ये सेम है।
तो जब आप दोनों साइड सेम ले आए तो आपका सवाल ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये प्रूव करना है कि -7/12 -5/18 जो कि -21 -10/36 के इक्वल है। अगर ये आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो ये आपको नज़र आएगा कि ये बिल्कुल पिछले वाले सवाल के पार्ट 2 की तरह का है। तो हम बिल्कुल सेम मेथोडोलॉजी फॉलो करते हुए इसको भी हल कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें एक होगा कि हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा 21 को और 10 को। अदर देन दैट ये बिल्कुल उसी सवाल की तरह का ही है। तो स्टार्ट करते हैं हम अगेन राइट हैंड साइड से शुरू कर लेंगे। हम लिख लेंगे कि भाई ये राइट हैंड साइड से आप बता दें अगले को कि भाई मैं शुरू कर रहा हूँ तो या कर रही हूँ। तो इसके बाद आ जाएगा 21 -10, मतलब सवाल ही एक बार रिपीट कर लूँगा मैं, और 36। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर लगाता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने से पहले मैं इसको अलग कर लूँ, फिर अगले स्टेप में मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाता हूँ। मैं कहता हूँ कि -21 -10 इंटू 1/36 इसको मैं लिख सकता हूँ अलग से। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर लगा लेता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो जो कि मुझे ये लिखने की इजाज़त देता है कि मैं लिख सकता हूँ -21 इंटू 1/36 एंड -10 इंटू 1/36। अब हम इसको थोड़ा सा अगर इस सवाल की तरफ जाए ना, तो इस सवाल में कुछ हिंट्स दिए गए हैं। आप यहाँ पे और यहाँ पे देखिएगा गौर से। अब देखिए कि इसका न्यूमरेटर क्या है, 7। तो आपको ये पता है कि आपके यहाँ पे 7 बनना है, तो आप 7 का फैक्टर ले लीजिए। तो ये 7 का फैक्टर क्या आएगा, 3 7 ज़ा 21, राइट। तो आप लिख देंगे यहाँ पे कि भाई माइनस, आप कर लें 7 इंटू 3, इसको लिख दें। तो इसमें कोई मुज़ायका तो नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है कि आप -21 को -7/3 लिख सकते हैं। इसी तरह डिनोमिनेटर में अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे है 12। 12 को आप लिख सकते हैं, अब 12 को 36 बनाने के लिए 12 इंटू 3 होगा, राइट। मैं इसको लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब मैं इस तरफ आ जाता हूँ, इधर है हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे 5। ठीक है, 5 आएगा 5 इंटू 2 करके। ठीक है, तो मैं 5 इंटू 2 कर लेता हूँ कि भाई 10 आ जाए, 5 इंटू 2। और इसी तरह 1/36 में अब मुझे नीचे अब क्या चाहिए, अब मुझे 12 नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए 18। तो 18 मैं किस तरह लेके आऊँगा कि 18 इंटू 2 36 होता है। तो मैं इधर लिख दूँगा कि भाई 2 इंटू 18 आ गया हमारे पास। सही है, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसी जगह पे हम पहले लगाएंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ लगाने के लिए मैं -7 को उधर ही रहने दूंगा, ब्रैकेट्स शिफ्ट कर लूँगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि 3 इंटू 1/3 पे मैंने ब्रैकेट्स लगा दी, और बाहर हमारे पास 1/12 एज सच आ गया, माइनस का साइन और आगे 5। ठीक है, और फिर 2 इंटू 1/2 को मैंने इस तरह ब्रैकेट्स में शिफ्ट कर लिया कि पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहूँगा, और आगे ये आ गया 1/18। अब 3 इंटू 1/3 ये कैंसिल आउट हो सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के तहत। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे का, तो इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 1/12। इसी तरह 2 और 1/2 एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, तो उनकी जगह पे आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 1/18। ये अब आपस में हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं नॉर्मली। अब क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अभी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कहती है कि भाई कोई नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ द नंबर इटसेल्फ। तो ये -7 इंटू 1 इंटू 1 है, तो ये -7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 उधर ही आ जाएगा, माइनस इसी तरह 5 के बाद 1 इंटू 1 है, तो ये 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 18 आ जाएगा, जो कि आपकी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। तो कैसे सिंपली हमने कर लिया, बस इसमें थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ ये थी कि आपने इस चीज़ का ख्याल करना था कि यहाँ पे जो चीज़ नंबर है आपको वो लेके आना है आंसर में, तो आपको फैक्टर बनाने होंगे। लेकिन ये इसके यहाँ पे होने से आपको ये फ़ायदा हो गया कि आप इसको देखते हुए फैक्टर बना सकते हैं। मतलब आपको 21 को आपको पता था कि 7 बनाना है, तो आपको पता था कि 7 टाइम्स 3 21 होगा। इसी तरह आपने 36 को जैसे आपने 12 बनाना था यहाँ से, तो आपको पता था कि जो है ना 3 टाइम्स 12 जो कि है वो 36 होगा। सो इस तरीके से आप बड़े आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के तक हम पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन 6 जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें हमने करना क्या है कि भाई हमने इक्वेशंस को सिंपलीफाई करना है। लेकिन इसने जो कीवर्ड इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि सिंपलीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। तो हम डायरेक्टली सिंपलीफाई जैसे हम यूजुअली करते हैं उस तरीके से नहीं कर सकते हैं, हमें एक स्टेप बताना पड़ेगा कि हमने कौन सा लॉ उस पे इम्प्लीमेंट किया है।
तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले पार्ट को, 4 + 16x/4। मैं कह लेता हूँ कि ये इक्वल टू है, मैं अगर 1/4 को अलग लिख लूँ तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले पार्ट से। तो मैं कह लेता हूँ कि ये इक्वल टू है 4 + 16x, और मैं 1/4 को बस अलग से लिख लूँगा इंटू 1/4। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत मैं लिख सकता हूँ कि ये 4 इंटू, या 4/4 लिखने की बजाय बेहतर ये है कि आप लिखें कि 4 × 1/4 प्लस 16x इंटू 1/4। ठीक है, अब अगेन इसमें थोड़ी सी फैक्टराइजेशन आ रही है कि फैक्टराइजेशन आप करेंगे भाई 16x में से 4 हमें पता है कि कॉमन आता है, तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 4x है इंटू 1/4। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि इसको मुझे, although मुझे पता है कि ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन हम इसको अगले स्टेप पे इकट्ठे सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिलहाल मैं कहता हूँ कि भाई मैं इधर लगाता हूँ कम्यूटेटिव लॉ कि हम ए बी इज इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं, इसलिए हम 4x इज इक्वल 4 × 4x को 4x × 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू ये आ जाएगा 1/4। इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। इसको मैं अब लिख सकता हूँ कि 4 × 1/4 तो वो तो वैसे ही रहेगा जो पहले वाला है, और जो सेकंड वाला है इसके ऊपर अब मैं एसोसिएटिव लॉ लगाता हूँ, जो कि हमें क्या करता है, ब्रैकेट्स को शिफ्ट करता है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर का फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो सारे मल्टीप्लाई हो रहे हों। तो ये मैंने शिफ्ट कर लिया एसोसिएटिव लॉ लगाते हुए। अब मुझे पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी के तहत ये वाली चीज़ भी 1 की इक्वल है और ये वाली चीज़ भी 1 के इक्वल है। तो मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी लगाता हूँ और इसको लिख देता हूँ कि ये 1 है प्लस 4x, और ये मल्टीप्लाइड बाय 1 है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कहती है कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ। सो ये 1 एडेड विद 4x आ जाएगा, क्योंकि 4x इंटू 1 इज 4x। अब इसी सवाल का हम पार्ट 2 देख लेते हैं। उसमें हमने ये प्रूव करना है कि 1/4 प्लस 1/5 है हमारे पास, और 1/4 माइनस 1/5 है। हमने कहना है कि भाई ये सिंप्लीफाई हो सकता है, और हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसकी जो भी बनती है उसमें लेके चले जाना है। ठीक है, तो किस तरीके से हम इसको हल करेंगे, बहुत ही आसान है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हिंट है, वो आप पहले देख लीजिए कि भाई वो क्या हम करने लगे हैं, तो आपको सवाल की समझ आ जाएगी। देखिए बेसिकली अभी हमने सिंप्लीफाई करना है ना, तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो कि ऊपर और नीचे कॉमन हो, सिवाय इसके कि फ्रैक्शन तो आपस में तो कॉमन है, लेकिन मैं कोई चीज़ कॉमन लेके ऊपर या नीचे से कैंसिल आउट नहीं कर सकता, कोई चीज़ ऊपर और नीचे से ऐड या सब्ट्रैक्ट सेम वाली नहीं कर सकता हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर हमारा ऊपर वाला डिनोमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर जो कि है, जैसे नीचे अभी ऊपर जो है एक डिनोमिनेटर हमारे पास 4 है, एक हमारे पास 5 है, नीचे भी एक 4 है एक 5 है, अगर ये सारे डिनोमिनेटर्स आपस में कॉमन हो जाए ना, तो हमारे लिए ये फ़ायदा हो जाएगा कि हम उनको फिर कॉमन ले लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, और ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अच्छा, अब इसको मैं किस तरीके से हैंडल करूँगा कि मैं चाहूँगा कि भाई इस वाले जो पहली वाली जो टर्म है जो कि 1/4 है, इसमें मैं नीचे कॉमन बनाने के लिए इस 5 से इसको 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 5 होगा उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 होगा उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि 4 × 5 इधर वे आएगा 20 ही। यही हम ऊपर भी करेंगे और नीचे भी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई 1/4 को मैं लिख सकता हूँ इंटू 1, प्लस 1/5 को भी मैं लिख सकता हूँ कि 1/5 इंटू 1। इसी तरह मैं डिनोमिनेटर में भी 1/4 को 1/4 इंटू 1 लिख सकता हूँ, और 1/5 को 1/5 इंटू 1 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, कोई नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ। अब 1 जो कि है इसमें हम कोई एक था, अब मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद, गोल्डन रूल प्रोबेबली के बाई के चीज़ में जब मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ वही सॉ इट के लाइक इट वाज लाइक के और के ए और के बी, तो हमने कहा था कि ये ए बाई बी के इक्वल है। तो इसी का मतलब ये हुआ है कि मेरे पास अगर ए बाई बी हो, मसलन अगर मेरे पास 1/1 हो, तो मैं इसको अगर के 20 हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये है 20/20 इज इक्वल टू 1/1। ऐसे ही है ना। तो इसी चीज़ को मैं यूज़ करते हुए यहाँ पे लिख लूँगा कि मैं 4 को मल्टीप्लाई करना था, जैसे कि मैंने कहा था 5 से, तो मैं लिख देता हूँ 5/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, और 5 को मैंने मल्टीप्लाई करना था 4 से, तो इसको मैं पूरे फ्रैक्शन को 4/4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी करेंगे, 1/4 है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/5 के साथ, एंड 1/5 है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4/4 के साथ। तो अभी हमने क्या यूज़ किया,
हमने बेसिकली यूज़ किया है इसके ऊपर गोल्डन रूल। अगर मैं इसको थोड़ा सा बुक से देख भी लूँ, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस इसका नाम था। तो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं कि हम लगा लेते हैं इनको अलग अलग लिखना है जो होता है ना, जिस तरह हम कहते हैं कि 1/4 है, इसको मैं इंटू 1/5 इंटू 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस 1/5 इंटू 1/4 इंटू 4 लिख सकता हूँ। इसके ऊपर हमें कोई लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन है सिंपल। ठीक है, तो इसी तरह 1/4 इंटू मैं लिख सकता हूँ 1/5 इंटू 5 है, माइनस 1/5 इंटू 1/4 इंटू 4 है। अब मैं अगर लगाऊं कि मैं यहाँ इस वाले के ऊपर मैं प्रॉपर्टी अब लगाना चाहूँगा, प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ जो क्या है वो कहता है कि भाई मल्टीप्लिकेशन में मैं ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ। तो आई वुड लाइक टू मल्टीप्लाई दीज टू फर्स्ट। इसी तरह मैं इनमें दो को पहले प्लस करना चाहूँगा, इनमें और इनमें। तो ये ब्रैकेट्स मैंने लगाई हैं, ये मैंने एसोसिएटिव लॉ के तहत लगाई हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यूज़ करते हुए, एसोसिएटिव लॉ को यूज़ करते हुए हम ये करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो भाई 1/4 इंटू 1/5 क्या आ जाएगा, 1/20 इंटू 5 ऐसा आ जाएगा, प्लस 1/5 इंटू 1/4 अगेन 1/20 इंटू 4 आ जाएगा। नीचे जाते हैं, नीचे हमारे पास आ जाएगा 1/20 इंटू 5 माइनस 1/20 इंटू 4। अब हम देखते हैं कि भाई 1/20 कॉमन आ गया, जो कि हमारा बेसिक गोल था। 1/20 को हम कॉमन कैसे ले सकते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें इजाज़त देता है कि ऊपर हम इसको 1/20 कॉमन ले लें और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 5 प्लस 4, और नीचे भी इसी तरह अलग से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के भाई 1/20 मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर रह गया 5 माइनस 4। ठीक है, अब ऊपर और नीचे अगेन हमने वही वाली बात कि भाई के ए और के बी जो था गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस के ए बाई बी के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो यही वो सिनेरियो बन रहा है जबकि इसमें के जो क्या है वो हमारा 1/20 है। तो हम गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन लगाते हुए इसको कह सकते हैं कि भाई 5 + 4 ओवर 5 - 4 रह जाएगा, और यहाँ पे भी 1 रह जाएगा, और यहाँ पे भी 1 रह जाएगा। आप इसको 1 को लिख भी सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं इस स्टेप को, इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो 1 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी चीज़ के साथ, तो हम कहते हैं कि 1 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज, ओ सॉरी आई मेड अ मिस्टेक देयर, ये 1 इंटू 5 - 4 है। सो कंटिन्यूइंग, अब आप कहेंगे कि भाई 1 इंटू एनी थिंग इज़ द नंबर इट सेल्फ, तो ये आ जाएगा 5 + 4 और नीचे आ जाएगा 5 - 4। ठीक है, तो अब कोई प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो 5 + 4 इज़ 9 एंड 5 - 4 इज़ 1। अब इधर आप एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं कि 9 इंटू 1/1 है ये, और आप कहेंगे कि ये 1/1 जो कि है ये 1 के इक्वल होता है। तो यूजिंग द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 9 इंटू 1 आप कह सकते हैं कि ये 9 के इक्वल है। अब अगेन मैंने आपको जैसा कि शुरू में भी बताया था कि भाई जहाँ जहाँ पे सवालों में हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, या हमें इस तरीके से लगेगा कि कैलकुलेटर पे यहाँ पे आसान हो सकता है सवाल, या चेक एटलीस्ट हो सकता है, तो वो हम ज़रूर करेंगे। तो ये वाला सवाल हमने सिंप्लीफाई तो कर दिया, हम इसको जो है ना अब एक बार कैलकुलेटर के ऊपर वेरीफाई भी कर लेते हैं कि भाई जो हमने सिंप्लीफाई किया क्या ये सही भी है, ऐसे ना हो कि भाई ये गलत हमने कर दिया हो। ठीक है, तो मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। तो हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे, आप अपना सवाल बस इसमें एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हम गए, सॉरी, फ्रैक्शंस में, इसके ऊपर हमने लिख लिया हमारे पास है 1/4 और प्लस 1/5, और नीचे आ जाएं तो इधर है हमारे पास 1/4 माइनस 1/5। ठीक है, इसको इक्वल करें, 9 आ गया, यही आपका भी आंसर है। तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। इसी तरह कोई भी सवाल हो जिसको आपने सिंप्लीफाई करना हो, उसको भी आप कर सकते हैं। बस एक छोटी सी चीज़ और थी जो कि मेरे जहन में आई कि जो लास्ट वाला पार्ट भी हमने किया था वो भी हम कैलकुलेटर पे उसका आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह कोई भी पार्ट अगर इस तरह का भी पेपर में आ जाता है जिसमें कि एक्स या वाई या ऐसा कोई भी एक वेरिएबल है, तो उसको भी आप जो है ना इस तरह वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से वो होगा।
आप इस तरह कर लें कि आप अपने सवाल को एज सच लिख दें। तो सवाल है हमारे पास 4 + 16 x, ठीक है, ओवर 4, ठीक है। अब आप करेंगे, आप सॉल्व के बटन को दबाएं और आप कोई भी वैल्यू ले लें एक्स की। हो सकता है इधर ज़ीरो, आप ज़ीरो ना लें, यूजली ज़ीरो पे आंसर अक्सर सेम आ जाता होता है। आप कोई ऐसा नंबर ले लें जो डिफरेंट है अदर देन ज़ीरो है। मसलन मैं 7 ले लेता हूँ। तो वो ये बता रहा है कि भाई अगर एक्स की वैल्यू 7 हो तो इस इक्वेशन का आंसर 29 आता है, ठीक है। इसको आप 2-3 और के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं एक लिख लेता हूँ इधर साथ के, अगर x इज इक्वल टू 7 हो तो आंसर आया है 29। इसी तरह मैं एक ले लेता हूँ कि अगर x इज इक्वल टू 3 हो तो आंसर क्या आएगा। तो आप इसे अगेन सॉल्व का बटन दबाएं, x3 डालें और ये बता देगा कि आंसर आएगा 13। अब आप वेरीफाई करने के लिए आपने जो आंसर निकाला है, ये वाला हमने आंसर निकाला था ना काफ़ी, तो दो के बाद हम यहाँ तक पहुँचे थे। अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसको चेक करना है। तो हम अब आप ये आंसर वाली अपनी इक्वेशन लिख लें जो आपने निकाली थी। तो आप लिखें 1 + 4 x, और अब आप इसके ऊपर भी वही सॉल्व का बटन दबाएं और आप पहले इसको चेक कर लें फॉर x इज इक्वल टू 7। तो आप x इक्वल टू 7 को चेक करें, इसका आंसर है 29। तो ये ठीक है, जो आंसर क्वेश्चन में x की वैल्यू डाल के आ रहा था वही आपकी वाली डाल के भी आ रहा है। अब आप इसको अगेन आप चेक कर लें x इज इक्वल टू 3 के साथ, तो आपका आंसर 13 आना चाहिए। यही आंसर था क्वेश्चन में भी। तो बेसिकली हम चेक अभी कर कैसे रहे हैं, अगर आपको इस चीज़ की समझ वैसे नहीं आई तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, आपने आपके पास थी एक इक्वेशन 4 + 16 x, ठीक है, ओवर 4। आपने कहा कि ये इक्वेशन इक्वल है, जब आपने सिंप्लीफाई इसको कर लिया 1 + 4 x के। अब चूंकि ये इक्वेशन इक्वल हैं तो x की किसी भी वैल्यू के लिए इनको इक्वल होना चाहिए ना। तो हमने इसलिए ये कर लेते हैं कि हम x की वैल्यू यहाँ पे एक बार सब्सटीट्यूट कोई भी वैल्यू कर लें, लेकिन वही वैल्यू जब हम यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट करें तो आंसर सेम आना चाहिए। तो जैसे अब ये है, मैंने अभी इसको 7 के साथ किया, या आप इसको लेट सपोज 2 के साथ अब कर लें। तो अब अगर ये 2 होता है यहाँ पे तो इधर 2 आ जाता x की जगह पे, इसी तरह इधर भी 2 आ जाता x की जगह पे। तो ये 4 + 16 × 2 = 30 एंड 32 और 4 है, और ये आ जाता 1 + 8, ठीक है। तो 4 + 32 इज 36/4, दैट इज इक्वल टू 9, एंड 4 9 × 36, तो 9 इज इक्वल टू 9 आ रहा है। तो बेसिकली आप जब भी इस तरह कोई भी क्वेश्चन है आपकी, उसकी दोनों तरफ अगर x है या y है या कोई भी वेरिएबल है इस तरह से, तो इक्वेशन अगर आपने सही सॉल्व की होगी तो वेरिएबल की आप कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लें, कोई भी रियल नंबर, वो दोनों तरफ सेम ही आएगा। अब इसका क्वेश्चन 6 का पार्ट 3 कर लेते हैं। पार्ट 3 इज़ प्रीटी मच लाइक पार्ट 2। पार्ट 2 में बस उसने नंबर्स दिए हुए थे, अब उसने नंबर्स की जगह पे जो कि है वो एक वेरिएबल्स डाल दी हैं। मसलन 4 की जगह पे b आ गया है, 5 की जगह पे d आ गया है, और जहाँ पे ऊपर 1 था उनमें एक की जगह c और एक की जगह d हो गया। तो मेथड जो है ना इसको सिंप्लीफाई करने का प्रीटी मच द सेम ही होगा। हम इसको करके भी अभी मैं आपको दिखा लेता हूँ कि हम उसी तरह एक फैक्टर निकालेंगे, उस कॉमन फैक्टर से जो है ना हम उसको बाहर ले आएंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसके बेसिस पे कह देंगे कि भाई जो कि है ना वो सिंप्लीफाई हो गया। अब बेसिकली हम देख रहे हैं कि भाई एक जगह b है, एक d है, b है, एक d है, तो जिसके साथ b पहले से है, जिस वाली फ्रैक्शन के साथ मसलन इस वाली में b पहले से है तो हम इसको d/d से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसके साथ d पहले से है तो उसको हम b/b से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। जिस तरह हमारे पास था 1/4, तो इसमें 4 पहले से था तो हमने इसको 5/5 से मल्टीप्लाई किया था ना, इसी तरह यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वल आया है ये इस चीज़ के कि a/b है, इनटू आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं d/d से, या बल्कि मैं कहता हूँ कि एक स्टेप हम इसमें और ऐड कर लेंगे। हम कहेंगे कि भाई इंटू 1 है ये, और c/d भी है, इसको इंटू 1 है, ओवर a/b इंटू 1 माइनस c/d इंटू 1। इधर आप लिख दीजिए कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तहत आपने इसको लिखा है कि कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ द नंबर इटसेल्फ। अब आप अगले स्टेप पे लिख लीजिए कि ये गोल्डन लॉ ऑफ फ्रैक्शन आप लगा रहे हैं कि a/b है, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं d/d के साथ, प्लस c/d है, इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे अब b/b के साथ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसी तरह जो डिनोमिनेटर्स हैं इनमें भी सेम फैक्टर्स को जो है ना हम लेके आ जाएंगे। तो ये मैं अगर लिख लूँ तो ये बन गया, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास, अब आप इनको रीअरेंज थोड़ा सा कर लीजिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू 1/b
इंटू 1/d इंटू डी, सही है, प्लस सी इंटू 1/d इंटू बी, सॉरी इधर 1/b हमें पहले लिखना चाहिए था, ये 1/b इंटू बी होल डिवाइडेड बाय a इंटू 1/b इंटू 1/d इंटू डी माइनस c इंटू 1/d इंटू 1/b इंटू b। ठीक है, अब हम कहते हैं कि भाई एक तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर लगाना चाहूँगा कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि यहाँ पे एक आ रहा है हमारे पास डी बी, मैं चाहता हूँ कि ये डी बी ना हो, ये बी डी हो, ठीक है ना। तो कम्यूटेटिव लॉ में लगा लेता हूँ, तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ एक तो बाकी चीज़ें मैं वैसे ही रहने दूँगा, इसको 1/d इंटू डी कर दें, और इसको बस अब आप चेंज कर लें कम्यूटेटिव लॉ लगाते हुए, आप कहेंगे कि मैं इसको लिख रहा हूँ 1/b इंटू 1/d, मतलब आप 1/b डी बी को आपने 1/b डी बनाना था ना, तो इसलिए आपने उसको ना स्वैप कर दिया आपस में, ठीक है। इसी तरह हम डिनोमिनेटर में भी बिल्कुल सेम चीज़ करेंगे, बस उसमें साइन का फ़र्क है जो कि अभी तक हमें बॉदर नहीं कर रहा है, उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से कोई चेंज आए। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब जो है एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि मुझे इजाज़त देगा कि मैं कौन सी वाली चीज़ें पहले मल्टीप्लाई कर दूं। मैं चाह रहा हूँ कि भाई लॉ ऑफ एसोसिएटिव लॉ लगाते हुए मैं इनको पहले मल्टीप्लाई कर लूँ, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम किया था। तो एसोसिएटिव लॉ लगाते हुए मैं इनको पहले मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास a इंटू 1/bd इंटू डी, ठीक है, प्लस c इंटू 1/bd इंटू बी होल डिवाइडेड बाय a इंटू 1/bd इंटू डी माइनस c इंटू 1/bd इंटू बी। सही हो गया। अब मैं 1/bd मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने से भी पहले एक बार आप इसके ऊपर दोबारा ये भी लगा सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास a इंटू 1/bd है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि 1/bd इंटू a हो, ताकि 1/bd को हम कॉमन ले सके। इसी तरह आगे हमारे पास c इंटू 1/bd है, लेकिन हम चाहते हैं हमारे पास 1/bd इंटू c हो, ताकि 1/bd को कॉमन लिया जा सके। तो हम कम्यूटेटिव लॉ एक बार लगा लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/bd इंटू a इंटू डी प्लस 1/bd इंटू c इंटू b होल डिवाइडेड बाय 1/bd इंटू a इंटू d माइनस 1/bd इंटू c इंटू b। ठीक हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हुए मैं 1/bd को ऊपर कॉमन ले सकता हूँ, तो 1/bd कॉमन आ गया, और ये आ गया ad प्लस cb, ठीक है। नीचे फिर से मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाता हूँ, और मैं डिनोमिनेटर में भी 1/bd को कॉमन ले सकता हूँ, तो ये आ गया ad माइनस cb, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर वो 1/bd कॉमन है, तो गोल्डन लॉ ऑफ फ्रैक्शंस लगाते हुए 1/bd एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा ad प्लस बाई cb ओवर ad माइनस cb। और ये हमने किस तरह निकाल लिया, ये अगर आप एक और स्टेप करना चाहें तो आप कह देंगे कि भाई ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से निकाला है, कि भाई इधर भी वन आ रहा था जब हमने कैंसिल आउट किया, और इधर भी वन आ रहा था, इस वजह से आपने इनको जब आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो भाई वो इटसेल्फ जो नंबर था वो आ जाएगा कि ए डी प्लस सी बी ओवर ए डी माइनस सी बी। ये बस हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 6 का, ठीक है। तो इट्स प्रीटी मच द सेम जैसे कि हमने पिछले वाले को किया था, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी करेंगे। साइंस क्या थी, हम कहते थे कि भाई देखें डिनोमिनेटर को अगर आप सेम कर लें तो कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि अभी डिनोमिनेटर मुझे क्या क्या नज़र आ रहा है, ए और बी सारा डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है। तो हमारा मेरा ये ख्याल है, इस टाइम मेरे जहन में चीज़ आ रही है कि भाई अगर डिनोमिनेटर ए बी हो जाए ना, तो वो कॉमन आ जाएगा। तो बनाने की कोशिश करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो हम स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हमारे पास हम इसको ऐसे लिख लेंगे 1/a, और इसको हम कहेंगे कि भाई ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, माइनस 1/b, इसको भी हम कह देते हैं कि ये भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे हमारे पास आ जाएगा कि भाई 1 है और वो भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 1/a इंटू 1/b है। ये हम किस तरह लिख सकते हैं, हम लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तहत हमने ये चीज़ लिखी है।
ठीक है, आगे हम लिखते हैं, आगे चलते हुए अब हम लगाएंगे गोल्डन लॉ ऑफ फ्रैक्शंस। और गोल्डन लॉ ऑफ फ्रैक्शंस के तहत मैं 1/a के साथ मल्टीप्लाई करूंगा b बाई बी को। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम ये क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि भाई हमारे पास a तो मौजूद है लेकिन b हमारे पास इसमें मौजूद नहीं फ्रैक्शन में, इसलिए हमने b बाई बी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह इस फ्रैक्शन में हमारे पास b तो मौजूद है लेकिन हमारे पास a नहीं है, तो हम इसको a बाई ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या लगाते हुए, गोल्डन लॉ ऑफ फ्रैक्शन लगाते हुए। इसी तरह इस वाली फ्रैक्शन में ना a है ना b है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी ओवर ए बी से। अगेन किस तरीके से, गोल्डन लॉ ऑफ फ्रैक्शन के तहत हम इसको कर रहे हैं। और ये तो इसमें ए और बी पहले से मौजूद है तो मल्टीप्लाई होकर 1/ab ए बी बन जाएगा। तो इस स्टेप पे आप लिख लीजिए कि ये गोल्डन लॉ ऑफ फ्रैक्शन के तहत आपने इसको किया है। ठीक है, अब आप लगाएंगे इसके ऊपर, पहले हम लगा लेते हैं इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ कि जो हमें इस चीज़ की इजाज़त देगा कि हम किस किस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम 1/a इंटू 1/b इंटू बी को अलग कर लेते हैं पहले, और इस तरफ में 1/b इंटू ए इंटू 1/a को अलग कर लिया। सही है, इसीलिए तरह हम नीचे जो है हमारे पास आ जाएगा 1/ab इंटू ए बी माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/ab। ठीक है, अब मैं लगाऊंगा इसके ऊपर ही, तो अभी मैंने एसोसिएटिव लॉ लगाया नहीं, अभी सिर्फ हमने इसको रीअरेंज किया है, रीराइट आप कह लें किया है, अरेंज भी नहीं किया, कि बस हमने फ्रैक्शंस को अलग अलग कर दिया है जैसे वो मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब हम लगाते हैं एसोसिएटिव लॉ। बल्कि एसोसिएटिव लॉ भी लगाने से पहले अगर हम देखें, आप ये चीज़ है हमारे पास कि हमने 1/ab बनाना है, तो एक चीज़ अभी मुझे मसला नज़र आ रही है कि 1/a इधर है और 1/b इधर है। तो इनको होना ऐसा चाहिए था कि 1/a को 1/b की जगह होना चाहिए था। वो क्या करता है कि भाई वो हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये करती है कि अगर ए बी हो उसको आप बी ए बना सकते हैं। तो आप लिखिए कि आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाते हुए जो कि है, आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, आप क्या लिख सकते हैं, आप इस चीज़ को आप लिख सकते हैं कि 1/ab तो इधर आ जाएगा कि ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे सिंपली इंटू बी माइनस, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/a इंटू 1/b। बल्कि इसको भी हम इस तरह कर लेते हैं कि इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। तो आप इसको लिख दीजिए ऐसा ही कि 1/a इंटू 1/b इंटू बी है, माइनस इसको आप लिख दीजिए कि ये कम्यूटेटिव लॉ लगाते हुए आप लिख रहे हैं कि 1/a इंटू 1/b इंटू ए है, होल डिवाइडेड बाय जो कि है ये है 1/ab इंटू ए बी माइनस 1/ab। अब आप एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे कि आप एसोसिएटिव लॉ में ये बता रहे हैं कि मैं इन चीज़ों को इसको पहले और इसको पहले मल्टीप्लाई करना चाहूँगा या चाहूँगी। तो आप आपने अब लगा दिया इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ, तो उसके तहत हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1/ab, ठीक है, इंटू बी माइनस 1/ab इंटू ए होल डिवाइडेड बाय 1/ab इंटू ए बी माइनस 1/ab। ठीक हो गया। अब हमारे पास नज़र आ रहा है कि 1/ab हमारे सवाल में कॉमन है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हुए ऊपर से 1/ab को कॉमन ले लेंगे, और ये हमारे पास रह जाएगा b माइनस ए, और नीचे से भी 1/ab को कॉमन ले लेंगे, और नीचे हमारे पास रह जाएगा ए बी माइनस वन। ठीक है, अब गोल्डन लॉ ऑफ फ्रैक्शंस लगाते हुए 1/ab ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इधर आ जाएगा b माइनस ए, और इसको आप डिवाइड कर देंगे नीचे ए बी माइनस वन के साथ। यहाँ आप अगेन जिस तरह पहले करते आ रहे हैं, इधर भी वन के साथ लिख लीजिए, इधर भी वन के साथ लिख लीजिए, और आप एक स्टेप और कर लें कि भाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तहत मैं जो है ना वन को इससे मल्टीप्लाई हो रहा था इसको ये लिख दिया, और नीचे भी वन से मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए इसको ये लिख दिया। अब इस पे भी मैंने कहा कि पिछले सवाल में चलो हमने नहीं किया, तो इस वाले सवाल में वंस अगेन हम ये कर लेते हैं कि इस चीज़ को भी वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई हमारा आंसर जो है वो ठीक आया भी है या नहीं आया है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि इक्वेशन सबसे पहले जैसे कि हमने कहा था कि लिखेंगे, इक्वेशन लिखते हैं हम। इक्वेशन है हमारी 1/a माइनस 1/b, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय है 1 माइनस 1/a इंटू 1/b। अब इसको आप कर लीजिए सॉल्व। लेट सपोज मैं a 5 रख लिया
और B7 रख लिया। आप चेंज करना चाहिए तो चेंज कर लें, वैसे चेंज कर लेते हैं फ़िलहाल। ए हम रख लेते हैं 7, और बी पूछ रहा है क्या रखना है, हम कहते हैं अभी 3। 7 और 3 हमने रख लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 और -1 और 5। इसको मैं इधर साइड पे अगर नोट कर लूँ कि जब मैंने ए रखा था 7 और बी रखा था 3, तो आंसर आया था -1/5। ठीक हो गया। अब हम इससे आगे चलते हैं कि अब हम ना हमारा जो आंसर वाली इक्वेशन थी ना, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, जो सिंप्लीफाई होने के बाद आई थी। ठीक है, तो इसमें भी जो पहले जैसे कि बताया कि भाई उसमें जब हम सब्सटीट्यूट करें वैल्यूज़, तो उसका आंसर भी एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। तो इससे हमें पता चल जाएगा जो हमने सिंप्लीफिकेशन की उसमें हमने कोई गलती नहीं की, बिल्कुल ठीक है। तो अब आप इस पे भी वही कर लीजिए, आप लिखिए सॉल्व। अब बी पूछ रहा है कि 3, तो बी में कहता हूँ हाँ जी 3 करना है। ए कहता है कितना करना है, मैं लिखता हूँ 7 करना है। तो आंसर क्या आ रहा है 1/5। तो बेसिकली एग्जैक्टली जो कि है वही सेम आंसर हमारे पास आया जो कि पहले आ रहा था 1/5। इससे हमें पता चल जाता है कि भाई हमारा सोल्यूशन जो कि है वो बिल्कुल ठीक है, गिवन कि आपने स्टेप्स जो है प्रॉपरली किए हों। तो आपका आंसर जो कि है वो बिल्कुल सही आ रहा है, इसमें आपके मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट नहीं होंगे। तो इसके साथ जो है हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो जाती है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो एक बार तो मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई अगर आपने कोई चीज़ समझनी है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके उसको समझें। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कोई चीज़ मिस हो गई है या मैं कोई पॉइंट सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, तो परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें कि भाई ये वाली जो चीज़ थी ये हमें इसमें सवाल की समझ नहीं आई है, या कोई कॉन्सेप्ट था जो कि हमें क्लियर नहीं हो सका है, तो मैं उसके ऊपर कोशिश करूँगा अगर कॉन्सेप्ट में आपको वहीं पे कमेंट में ही क्लियर कर सकूँ तो उधर ही कर दूँ। अगर वो नहीं हो सका तो एक अलग वीडियो बना के उस चीज़ को जो है मैं क्लैरिफाई कर दूँगा। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। और थोड़ी सी आप प्रैक्टिस अगर करेंगे मेरे ख्याल में, तो ये प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी। आपको कभी भी जो है ना दोबारा इसको बुक से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई इसके अंदर कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगनी है। एक दो बार बस जो है ना सवाल को प्रैक्टिस बाय हैंड करने की ज़रूरत है इस चीज़ को समझने के लिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।